गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे हिंदी सेंटेंस से किसी भी तरह का हिंदी सेंटेंस हो उससे ऑब्जेक्ट कैसे छांटते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया है कि हिंदी सेंटेंस से सब्जेक्ट को कैसे छांटते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट छांटने का महत्व क्या है, यह ट्रांसलेशन में बेहद ज़रूरी है। किसी भी सेंटेंस को हम जब ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी सेंटेंस से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते हैं, तो सबसे पहला काम ये होता है कि हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब का नंबर आता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का नंबर आता है। मेन वर्ब यानी एक्शन, और एक्शन की ही सहायता से हम सब्जेक्ट भी छांटते हैं और ऑब्जेक्ट भी छांटते हैं। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट छांटने का एक बेसिक ट्रिक होता है जिसके माध्यम से आप किसी भी हिंदी सेंटेंस से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट छांट सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने सब्जेक्ट छांटना सीख लिया था। इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट छांटना सीखेंगे और ऑब्जेक्ट छांट करके उसकी पोजीशन तय करेंगे कि इंग्लिश में लिखते समय ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ होती है। आइए देखते हैं। आपके सामने कुछ सेंटेंस हैं। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब है। अब पता लगाएंगे कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है। हम इसमें फोकस रखेंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ऑब्जेक्ट का भी पता लगाने के लिए सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि एक्शन का पता लगाते हैं। और प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी हिंदी सेंटेंस में एक्शन को पहचानना बेहद आसान होता है। आप उस सेंटेंस के अंत में जाइए और वहाँ पर आपको एक्शन मिल जाएगा। देखिए, मेरा भाई मैदान में दौड़ता था, तो यहाँ पर दौड़ना एक्शन हो गया। किसान खेतों में रहते हैं, तो यहाँ पर रहना एक्शन हो गया। मेरे पिताजी विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं, पढ़ाना एक्शन हुआ। उसने मुझे एक फ़ोन दिया, तो यहाँ देना एक्शन होगा। वह संगीत सीखती है, तो सीखना एक्शन हो गया। मैं राम को फ़ोन करूँगा, तो यहाँ पर फ़ोन करना जो है एक्शन हो गया। उसने किताब खरीद लिया है, तो यहाँ खरीदना एक्शन हो गया। और बच्चों ने गीत गाया, तो यहाँ गाना एक्शन हो गया। अब इन एक्शंस की सहायता से हम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए कितना आसान है ऑब्जेक्ट को पता लगाना, ऑब्जेक्ट का पता लगाना। बच्चों ने गीत गाया, तो जो भी आपको एक्शन मिल रहा है उस एक्शन के साथ दो शब्द होते हैं। एक होता है व्हाट, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं क्या, और एक वर्ड होता है whom, जिसको हिंदी में बोलते हैं किसको। इन दो वर्ड की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं। जैसे देखिए, ये दो सवाल हैं, इनका प्रयोग हम इनमें कर रहे हैं। बच्चों ने गीत गाया, तो एक्शन गाना है। गाने का काम किसने किया? बच्चों ने किया। तो बच्चे जो है सब्जेक्ट हुए। लेकिन अगर सवाल कहेंगे कि क्या गाया, वर्ड से सवाल करेंगे कि बच्चों ने गीत गाया, क्या गाया? तो गीत गाया, तो ये गीत आपका हो गया ऑब्जेक्ट। सेम चीज अगले सेंटेंस में करते हैं। उसने किताब खरीद लिया है, क्या से सवाल कीजिए, क्या खरीद लिया है? तो किताब खरीद लिया है, तो किताब आपका हो गया ऑब्जेक्ट। अगला में यही काम, मैं राम को फोन करूंगा, क्या फोन करूंगा? पता नहीं। ऐसा तो सवाल ही नहीं होगा कि क्या फोन करूंगा, ये सवाल ही गलत है। तो जवाब की कल्पना आप ना करें, इससे पूछिए मैं राम को फोन करूंगा, किसको फोन करूंगा? तो राम को फोन करूंगा। किसको फोन करूंगा? राम को फोन करूंगा। तो राम को यानी कि राम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। उसी तरह से अगले सेंटेंस में देखिए, वह संगीत सीखती है, क्या सीखती है? व्हाट से सवाल कीजिए। वह संगीत सीखती है, व्हाट? क्या सीखती है? तो संगीत सीखती है, तो संगीत आपका हो गया ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है, उसने मुझे एक फोन दिया, दिया क्या दिया? फोन दिया, तो फोन जो है आपका हो गया ऑब्जेक्ट। इससे भी सवाल कीजिए, किसको दिया? तो मुझे दिया, तो यहाँ पर मुझे हो गया ऑब्जेक्ट। ये फोन जो है आर्टिकल के साथ ले लेंगे, इसको आर्टिकल साथ में रहेगा, आर्टिकल छोड़ेंगे नहीं। उसने मुझे एक फ़ोन दिया,
क्या दिया तो एक फ़ोन दिया, किसको दिया तो मुझे दिया। इसमें दोनों से जवाब मिला। मेरे पिताजी विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। पूछिए सवाल, क्या पढ़ाते हैं तो अंग्रेजी पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं तो विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। इसमें भी क्या से भी जवाब मिला और किसको से भी जवाब मिला, यानी कि व्हाट से भी मिला और whom से भी मिला। किसान खेतों में रहते हैं, क्या रहते हैं, किसको रहते हैं। बेसिकली ये दोनों सवाल रॉन्ग हैं। क्या रहते हैं, किसको रहते हैं, ऐसा तो सवाल ही नहीं होता है, तो जवाब क्या ढूंढेंगे, ये कह देंगे कि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। उसी तरह से अगले सेंटेंस पे चलते हैं। मेरा भाई मैदान में दौड़ता है। अब दौड़ता है ये एक्शन है हमारा, इसके साथ अगर सवाल करेंगे कि क्या दौड़ता है, किसको दौड़ता है, तो ये सवाल ही गलत है। क्या दौड़ता है, किसको दौड़ता है, ऐसा कोई सवाल नहीं होता है, तो हम ये कह देंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इन दोनों सब्जेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। अब देखिए, जिन सेंटेंस में व्हाट से जवाब मिला और कुछ सेंटेंस में whom से भी मिला, तो जिन सेंटेंस में व्हाट से जवाब मिला और व्हाट से जो जवाब मिलता है उसको हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और whom से सवाल करने पर जो जवाब मिला उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए फिर शुरू से देखते हैं। बच्चों ने गीत गाया, गाया क्या गाया, क्या सा जवाब मिला, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसने किताब खरीद लिया, क्या खरीद लिया, तो किताब खरीद लिया, ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं राम को फोन करूंगा, किसको फोन करूंगा, अब किसको से मिल रहा है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। वह संगीत सीखती है, वह संगीत सीखती है, क्या सीखती है, संगीत, क्या सा जवाब मिला, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसने मुझे एक फ़ोन दिया, क्या दिया, तो एक फ़ोन दिया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिया, तो मुझे दिया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी क्या से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मेरे पिताजी विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, अंग्रेजी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको पढ़ाते हैं, विद्यार्थियों को, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसान खेतों में रहते हैं और मेरा भाई मैदान में दौड़ता है, इसमें तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। जैसे नीचे के दो सेंटेंस देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कभी एक ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ सकता है और कभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ सकता है। जैसे मैं राम को फ़ोन करूँगा, किसको फ़ोन करूँगा, राम को, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। और इन दोनों में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। और इनमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेंटेंस की बनावट के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का सेंटेंस में आना जरूरी नहीं है। ऑब्जेक्ट सेंटेंस में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट एक भी आ सकता है या दोनों आ सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ सकता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। तो इस तरह से हम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को पहचान लेते हैं। टेंस किसी प्रकार का जब हम सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद उसकी टेंस और सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। उसके बाद मेन वर्ब का यूज करते हैं, जिस टेंस में मेन वर्ब जा रही हो उस वर्ब का यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। उसके बाद बाकी कम्प्लीमेंट वगैरह जो भी आता है लास्ट में लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। और सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो हेल्पिंग वर्ब जब हम टेंस वगैरह पढ़ेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में जिक्र करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे, एक्शन, दौड़ना, रहना, पढ़ाना, फ़ोन करना, सीखना, या ये फ़ोन देना है, ये सीखना है, ये फ़ोन करना है, ये खरीदना है और ये गाना है। तो कहने का मतलब कि यही मेन वर्ब का फॉर्म टेंस के हिसाब, टेंस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट का नंबर आता है। तो हमने दो वीडियोज़ में, ये दूसरा वीडियो है, एक में हमने सब्जेक्ट को पहचानना सीखा था, इसमें हमने ऑब्जेक्ट को पहचानना सीखा। तो ये पोजीशन होती है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। जो जिसकी पोजीशन होगी उस जगह पे ट्रांसलेशन बनाते समय हम लिखेंगे। तो आज के सेशन में इतना रहने देते हैं, बाकी किसी और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम।